अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आप में से एक साहब ने मेरे पिछले व्लॉग के ऊपर एक बड़ा चुभता हुआ कमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मोईद, मरने से पहले, अल्लाह को जान देने से पहले, खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के आप ये एतराफ़ करें कि सिर्फ़ चंद जर्नैल ही पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी फ़ौज ही एक मसला है, ये इसके लिए ज़िम्मेदार है, ये करप्ट है। और ये पहला कमेंट नहीं है, इस किस्म के बहुत से कमेंट्स जो हैं वो लोग लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ से वो भी कमेंट्स हैं जहाँ लोग समझते हैं कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज या फ़ौज पाकिस्तान के बहुत बड़ा खिलाफ हूँ, हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ हूँ, हिंदुत्व का एजेंट हूँ, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के साथ जाके मिल गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक तफ़सीलन डिस्कशन करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज का इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है इस तमाम क्राइसिस के लिए, तो दैट इज़ एन इंसल्ट टू ऑल माई एजुकेशन। इसका मतलब है कि तमाम मेरी ज़िंदगी भर की जो तालीम और तरबियत है, जो एजुकेशन है, जो रिसर्च है, मैं कीन स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री का, वो सब बेकार हो गए और मैं जज्बात की रूह में उसके अंदर मैंने भी बहना शुरू कर दिया। मैं एक डिटेल तफसीलन व्लॉग में इन सवालात का मैं जवाब दूंगा। अगर आपने इसके हवाले से सवाल उठाने हैं, कमेंट्स करने हैं, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं उनको पढ़ूंगा और मैं तफसीलन उसका जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैंने एक मीटिंग के लिए पहुंचना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं गुज़िश्ता 24 घंटे की चंद चीदा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर एक क्विक उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने रखूं और उसका एक क्विक एनालिसिस और तशरीह जो है आपके सामने रखूं। फॉर इंस्टेंस, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कमेंट्स किए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कि वो 2027 तक फील्ड मार्शल रहेंगे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और महमूद खान अचकज़ई ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर, पीके मैप के लीडर महमूद खान अचकज़ई ने बलूचिस्तान की दहशत गर्दी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अख्तर मैंगल साहब के साथ बैठ के, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं प्लेस किया गया, उसे मैंने चारसदा जर्नलिस्ट कोई एक साइट है वहाँ पे मैंने उसे देखा जहाँ 90,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। उसमें उन्होंने उस दहशत गर्दी के एक वाक़े की तरफ क्या इशारा किया और क्या उन्होंने बहुत ही एक बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल वो उनकी स्पीच है, लेकिन बहुत उसके अंदर दुख है, उसके अंदर बहुत रंज है उस स्पीच में, और उस स्पीच के अंदर हम सब की गलतियां और मिस्टेक्स और हमारी जो पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स के इश्यूज हैं वो सब वहाँ पे खुल के सामने आ जाते हैं। ये डेवलपमेंट्स हैं, उसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं एक क्विक कॉमेंट जो है वह मैं करता हूँ। मैंने आपको एक ओवरव्यू जो है उसका दे दिया। सबसे पहले हम चलते हैं राना सनाउल्लाह साहब के कॉमेंट की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता 24 घंटे में ये कॉमेंट कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर 2027 तक ओहदे ओहदे के ऊपर रहेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये कमेंट है। राना सनाउल्लाह साहब शरीफ ख़ानदान के मोतमद ख़ास हैं, उनके पुराने एक इनसाइडर हैं, बड़ा एहतमाद का उनका उनके साथ रिलेशनशिप है, बड़ा प्यार, बड़ी शफ़क़त है, उन्हें अंदर के मामलात का हमेशा से पता होता है। राना सनाउल्लाह को ये भी पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है और क्या बात मैंने नहीं करनी, इसलिए उनकी स्टेटमेंट बहुत मानाखेज़ है। लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट और ज़्यादा मानाखेज़ इसलिए हो जाती है कि डॉक्टर शहबाज गिल का ये क्लेम है, ये उनकी खबर है कि राना साहब की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के ज़राए अबलाग से, जो सारे के सारे अब सरकारी बन चुके हैं, खा वो जियो हो या ARY हो या दुनिया हो या सारे के सारे सरकार ही के ज़राए अबलाग हैं, तो इन तमाम ज़राए अबलाग से और पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के उर्दू के अखबारात से इस स्टेटमेंट को गुम कर दिया गया है। इसके ऊपर कोई तबसरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा और कुछ ताकतवर हल्के चाह रहे हैं कि इसका चर्चा जो है ना हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात नोट कीजिए कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, दूसरी तरफ से नोट करें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बहुत ही तमतराक के साथ उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ सूट के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट, पता नहीं वैसे उन्होंने क्यों पहनी हुई थी, लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने जो तस्वीर खिंचवाई उसके हवाले से भी उनकी जो मीटिंग है शी जिनपिंग की, उसका हिंदुस्तान में तो बहुत चर्चा हुआ अखबारात में, लेकिन पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में उसका कोई तस्करा, कोई डिस्कशन, कोई एनालिसिस जो है वो नहीं किया गया। ये दोनों चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बहरहाल, अब राना साहब की जो कमेंट्स हैं ये शो करता है कि शरीफ ख़ानदान में और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान में सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिकॉज़ जनरल आसिम मुनीर यकीनी तौर पे ये चाहते हैं कि इस स्टेज पे नवंबर में एक ऐसा नोटिफिकेशन हो जिसमें उन्हें 2030 तक के लिए, मज़ीद 5 बरस के लिए वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हों
और शरीफ ख़ानदान जो है इससे कतरा रहा है, डर रहा है। राना साहब की स्टेटमेंट का क्लियरली मतलब ये है। अब इससे क्या होगा? ज़ाहिर है कि इस स्टेज के ऊपर शरीफ ख़ानदान है तो बड़ा समझदार। पावर पॉलिटिक्स जब होती है तो शरीफ ख़ानदान की वो मासूमियत और नादानी और वो जो है ना मासूमियत नहीं है जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी। शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, मिलिट्री के डायनामिक्स का, जीएचक्यू के अंदर की पॉलिटिक्स की उनको बड़ी खबर होती है। ये और बात है कि इस वक़्त शरीफ ख़ानदान अपनी सियासी ज़रूरियात की वजह से बहुत बुरी तरह से फँस गया हुआ है। इमरान खान ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स प्ले की ही नहीं। अगर इमरान खान ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खेली होती 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, आज पाकिस्तान के ये हालात वैसे ना होते। और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खेलने का मतलब ये था कि वो अपनी दुश्मनियों को शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के साथ इतना आगे ना बढ़ाते कि जनरल बाजवा को सारा वज़न अपना जो है शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी के साथ फेंकने का मौका मिलता। सो इमरान खान की पॉलिटिक्स चूँकि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं थी, उनकी पॉलिटिक्स कुछ ऐसी असम्पशन्स के ऊपर थी जिसके नतीजे में खुद उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखना पड़ा। उनके साथ पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो उसमें फँसी हुई है, पूरा मुल्क उसमें फँसा हुआ है, लेकिन उसमें शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान भी फँसे हुए हैं। वरना इस वक़्त शरीफ ख़ानदान के पास जनरल आसिम मुनीर के साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होती, जो अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शरीफ ख़ानदान उनके पास नहीं है। हैविंग सेड दिस, डाई हैज़ बीन कास्ट। ऐसा लगता है कि अगले 8 से 10 हफ्ते आसानी से नहीं गुजरेंगे। इन 8 से 10 हफ्तों के दरमियान में ये जो आपको दरार नज़र आ रही है जनरल आसिम मुनीर और शरीफ ख़ानदान के दरमियान, इसने किसी न किसी शक्ल में सेटल होना है। कुछ ना कुछ ड्रामेटिक किस्म की डेवलपमेंट्स यहाँ पे होंगी। सेटलमेंट ही हो जाएगी इनकी आपस में, लेकिन ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स होंगी। आपको इसकी चिंगारियाँ जो हैं वो आपको खासी नज़र आएंगी। अब मैं क्विकली 3 रिलेटेड जो जुडिशरी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उनका मैं जिक्र कर लूँ, बिकॉज वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर ने, बिकॉज यहाँ तो बात हो रही है ना ये अपॉइंटमेंट्स की, एक्सटेंशन की, फील्ड मार्शल की, लेकिन इसकी बुनियाद तो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो नवंबर के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया था। सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर जो अब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के एक लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और महमूद खान अतरकज़ई के साथ, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन मूव की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है। और ये उन्होंने इसलिए किया है कि अभी हाल ही में जज साहिबान के डिस्क्लोजर से ये पता चला कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, और तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने चीफ जस्टिस याहिया बख्तियार को ये रिकमेंड किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आई हैं उन्हें फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन उसके बाद इन हिज इन्फिनिट विजडम एंड इन्फिनिट जजमेंट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया बख्तियार साहब ने ये कहीं से उन्होंने कह दिया कि मैंने सब लोगों से वर्बल टेलीफोन पे बात कर ली है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने एक लिमिटेड बेंच उसका बना दिया। अब सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर की पिटिशन के कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी पिटिशंस आई हैं इन्हें फुल कोर्ट को सुना जाए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो चीफ जस्टिस की है उसे ना सुना जाए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे क्या होगा। मुझे तो लगता है कि इसको नहीं सुना जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि कोई चाहे कि इसको फुल कोर्ट सुने, फिर और बात हो सकती है इसकी, वरना इसको नहीं सुना जाएगा। अब आए हम इसकी रिलेटेड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जो पिछली डेवलपमेंट जो मैंने एक पिछले व्लॉग में आपके सामने जिक्र किया था, ये उसकी एक एक्सटेंशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे खप पड़ी हुई है। आप जानते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने और जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब ने जो खतूत लिखे बाकी सारे जज साहिबान को चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब की मीटिंग के हवाले से, जो वो रूल्स बनाना चाहते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए, उसके हवाले से उस पर खप तो पड़ी हुई थी गुज़िश्ता 48 घंटों से। लेकिन अब उसका जो ड्रॉप सीन हुआ है वो ये हुआ है कि चीफ जस्टिस जो हैं जिनको लाहौर से इम्पोर्ट किया गया था, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्होंने खड़े खड़े एक वोट करवाया है और एक वोट की मेरा ख्याल है मार्जिन से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2025 के नए कवानीन रूल्स जो हैं उन्होंने अप्रूव करवा लिया। और ये रूल्स जो हैं इसके नतीजे में तमाम तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस उनके रजिस्ट्रार के पास है, और यही वो चीज़ है जिसके खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार ने जो जस्टिस इसहाक हैं, सरदार इसहाक है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अब आप ज़रा देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वोटिंग हुई है उसमें किस किस ने इस रूल्स के ख़िलाफ़ वोट डाला है।
अच्छा, पहले इन रूल्स की डिबेट होने से पहले एक दूसरी डिबेट भी हुई है जिसमें तमाम जज साहिबान का आपस में कंसेंसस था। आप सोचते होंगे वो कितने बड़े-बड़े मामलात थे जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जस्टिसेस का कंसेंसस हो गया। वो इस हवाले से थे कि एयर कंडीशन ठीक काम नहीं कर रही, कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है, उसका क्या करना है? जो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसके एलिवेटर्स जो हैं, लिफ्टें ठीक काम नहीं कर रही, उनके बारे में क्या करना है? उन पे टोटल कंसेंसस था, लेकिन जो असल में इश्यूज़ थे लीगल, उन पे कोई कंसेंसस नहीं था। जिन जज साहिबान ने इन नए रूल्स की मुखालफत की वो तकरीबन सारे ही सीनियर जजेस हैं। इन्हें सारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ करती थी वो सारी ने इनकी मुखालफत की। कौन कौन है इसमें मुखालफत करने वालों में? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी है, मुखालफत करने वालों में एजाज इसाक खान साहब हैं, मुखालफत करने वालों में तारिक महमूद जहांगीरी हैं, मुखालफत की है जस्टिस बाबर सत्तार ने, और मुखालफत की है समन रफत साहिबा ने। मुखालफत अगर नहीं की, मैं हैरान हुआ हूँ। बाकी वो सारे जितने इंपोर्टेड जज हैं अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस, उन्होंने ज़ाहिर है मुखालफत नहीं की। लेकिन अब्बास ताहिर साहब, मेरा ख्याल केपी से उनका ताल्लुक है, मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो भी मुखालफत करते, और अगर वो मुखालफत करते तो ये नए कवानीन जो बनाए हैं डार साहब ने इसे पास ना कर सकते, कंसेंसस दूसरी तरफ चला जाता, 6 वर्सेस 5 हो जाता। तो अरबाब ताहिर साहब के ऊपर कौन सा बम गिरा है, ये अरबाब ताहिर साहब के अपने जो जानने वाले होंगे वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। बड़ा अफसोस हुआ वैसे उनसे, वो खबर केपी के एक जस्टिस हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, उनसे कम अज़ कम ये तवक्को थी। हम तो सुनते थे कि पश्तून लोगों में बड़ी गैरत है, उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तान की हवा और ऑक्सीजन और पानी कुछ इस किस्म का है कि वो भी मेरा ख्याल है ख़त्म होती चली जा रही है सारी की सारी। अभी इसी 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जस्टिस अतर बनल्ला, जिन्होंने बहुत इज्जत कमाई पाकिस्तान में जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए बड़ी चुभती हुई, बड़ी दर्दनाक किस्म की बातें की। अच्छा, अब जज साहिबान जो है वैसे तो पब्लिकली नहीं बोल सकते, किसी सेमिनार में नहीं जा सकते, किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, लेकिन बार एसोसिएशन से बात करते हुए वो बहुत कुछ कहते हैं। और ये फार्मूला जो है इसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया था एतजाज़ एहसन साहब ने वकला की तहरीक में, जब वो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस डिपोज थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको लेकर पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस में जाते थे और उनसे वहाँ पर तकारीर करवाते थे जो बड़ी पॉलिटिकल नेचर की होती थी, लेकिन उसमें वो कवर होते थे। तो अतर बनल्ला साहब ने कराची बार एसोसिएशन से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में आज कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जस्टिस इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो कोलैप्स कर गई है। और जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था चंद दिन पहले, तो दर हकीकत वो कहते हैं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कमेंट के, ये कमेंट जो है ये किसी पॉडकास्टर के, किसी वीलॉगर के, किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर के, किसी दिल जले नौजवान के नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक रिस्पेक्टेड सिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जज इन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अतर बनल्ला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। अगर पाकिस्तान के बाहर थिंक टैंक्स में बैठे हुए लोग, जिनको अल्लाह ताला ने इसकी औकात और दी ही नहीं है, उनको इसकी अल्लाह ने उनको इतनी कैपेसिटी नहीं दी कि वो इन इश्यूज़ को उठा सकें, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, तो इस एक स्टेटमेंट के ऊपर अमेरिका से लेके बरतानिया तक ज़लज़ला आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं आएगा। मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि मसला जर्नैलों का है या फ़ौज का, नहीं, नहीं, हम मसला हम सब का है, कोई ज़लज़ला इसके ऊपर नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट इसी तरह से गुजर जाएगी। जस्टिस अतर बनल्ला ने यह भी कहा कि एक माशरे में जब सच ख़त्म होता है, जब सच को मिटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो वो माशरा अल्टीमेटली तबाह हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, ये आप अंदाज़ा लगाएं, कैलकुलेशन कर लें इसकी कि कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया है इस इक्वेशन के हिसाब से। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हमने हमने जो कुछ करना था ये कर सकते थे, हमने किया, हमने बड़ी कोशिश की, हम नाकाम हो गए। हमने अपना जो बेटन है, बैटन जो आर्मी में बैटन डंडा होता है, सोटी होती है, बैटन हैज़ बीन पास्ड ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। अब और ये वैसे मुझे इसमें बड़ा एतराज़ है कि जस्टिस अतर बनल्ला ने यहाँ पर अपनी जान छुड़ा ली है ये कह के। नेक्स्ट जनरेशन बेचारी क्या करेगी? ये पाकिस्तान की जो हमारी पूरा माशरा है, इसके अंदर एक कहानी ये भी है कि हमारे असलाफ जो हैं उन्होंने बड़ी कारनामे अंजाम दिए, और हमारी जो पेरेंटल जनरेशन थी और हमारे बाप दादा जो थे बड़े अक्लमंद थे और बड़े ऑनेस्ट थे, और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी, हम बड़े निकम्मे निकले। ये इतना बोगस आर्गुमेंट है। असल में हमारे जो बाप दादा थे वो खासे निकम्मे थे,
उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दुनिया की, वर्ल्ड ऑर्डर की, उनको चीज़ों की समझ ही नहीं आई। और 77 बरस के बाद ये जो 25 और 30 बरस के नौजवान हैं, इनकी ज़िंदगियों में जो क्राइसिस है, जिनको खाने को ठीक नहीं मिल रहा, जिनको हाइजीन नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है मीनिंगफुल किस्म की, ये दर हकीकत कीमत अदा कर रहे हैं उस मेंटल इनकैपेसिटी की, जो हमारे बाप दादा के अंदर दुनिया को समझने की सलाहियत नहीं थी, और वो जो गलत फैसले करते चले गए और गलत चीज़ों के अंदर बिलीव करते चले गए। तो जस्टिस अतहर मिनल्ला खौमखा कन्नी कतरा के अपनी जान बचा रहे हैं इसमें से नहीं। आप और हम और हमारी सारी जनरेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमारे बाप दादा भी इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस वक्त हमारे सामने खड़ा हुआ। अब मैं आऊँ महमूद अचकज़ई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे मैं हैरान हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लीडर, जिसके बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि उन्हें लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन होना चाहिए नेशनल असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, उनकी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो अख्तर मैंगल के साथ बैठ के करते हैं, जिससे चारसादा जर्नलिस्ट जो है उसकी वेबसाइट पे तो यूट्यूब पे आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्यों नहीं है? मतलब दिस इज़ अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूट्यूब चैनल की जो मैनेजमेंट है, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि ये वहाँ क्यों नहीं है, जबकि इसे चारसादा जर्नलिस्ट के ऊपर 90,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बलूचिस्तान के अंदर जो धमाका हुआ, जो सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुई है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी मैंगल के ऊपर, जिसके नतीजे में कम से कम 13-14 लोग जाँ बहक हुए हैं, 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई। अब सबसे पहले नोट करें कि इस धमाके की ज़िम्मेदारी गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामिक स्टेट इन खुरासान जो है, आईएसपीके ने इसकी ज़िम्मेदारी जो है कबूल कर ली। क्यों किया है उन्होंने ये धमाका? वो जो एक ज़माने में था ना, वो अलाउद्दीन का, ये किसी पाकिस्तानी फ़िल्म के एक डायलॉग थे बड़े मशहूर कि कहाँ से आए हैं ये झुमके, क्यों आए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके? कोई पूछे कि ये इस्लामिक स्टेट इन खुरासान ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मैंगल की, उसके ऊपर जाके सुसाइड बॉम्बिंग अटैक क्यों कर दिया है? कोई पाकिस्तान में जिस तरह से पूरा नैरेटिव शेप होता है, कोई सवाल ही नहीं, भाई क्यों कर दिया उन्होंने? उनको क्या पड़ी तुझे मतलब कि वो इसमें आके उन्होंने ट्रक ने आके टक्कर मार दी है, वो कहाँ फिट होते हैं इसके अंदर? और जब आप महमूद खान अचकज़ई की ये प्रेस टॉक सुनते हैं, तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली पता चल जाती है कि महमूद खान अचकज़ई को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये हमला इस्लामिक स्टेट इन खुरासान जो है, ये उसने किया है। उनको किसी और तरफ इसका शक है, अगर आप उनकी पूरी बातचीत सुनते हैं। वो ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कहते हैं कि खुदा का कानून हो, कुरान हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, बैनुल अक़वामी कानून हो या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, सब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि जो एक धरती और ज़मीन में जो लोग बसते हैं, उनके बच्चों के वो रिसोर्सेज़ होते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में सन्स ऑफ सॉइल्स कहते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज़ हैं, यस, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का भी इनके ऊपर हक़ है, फ़ेडरेशन है, रियासत है, लेकिन सबसे पहला हक़ बलूचिस्तान के लोगों का इन रिसोर्सेज़ के ऊपर है। और फिर वो ये कहते हैं कि हम क्या ही क्या रहे हैं। फिर वो आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे ऊपर जो ये दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, वो कहते हैं हम आइन की बात कर रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे ऊपर इस किस्म के हमले होते हैं? और अगर कोई सोचता है कि हम इन हमलों से डर के, घबरा के, ये जलसे, जुलूस, ये रैलीज़, जमहूरियत और डेमोक्रेसी की आवाज़ उठाना जो है, रूल ऑफ लॉ की और आइन की आवाज़ उठाना हम बंद कर देंगे, तो उसको गलतफ़हमी है। हम अपनी आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ा चुभता हुआ सवाल उठाया पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो रियासत है पाकिस्तान की, इसने पंजाबी, पश्तून, बलोच हज़ारों नौजवानों को कत्ल कर डाला, मार डाला उनको गोली से, दफ़ा 144 जैसे एक कानून की खिलाफ वर्जी करने में गुज़िश्ता 77 बरस में। लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी, उसे तोड़ने, उसे यूसर्व करने की यहाँ पे सज़ा मिली हो। ये बहुत चुभता हुआ सवाल उन्होंने उठाया, और इससे ज़्यादा चुभती हुई बात मैं आप सबसे करने वाला हूँ इस हवाले से। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन होना चाहिए। हम सारे महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़ थे। कम से कम 10 बरस मैंने अपनी ज़िंदगी के महमूद खान अचकज़ई के बारे में क्रिटिकल कमेंट करते हुए गुज़ारे होंगे। 10 नहीं तो 5 गुज़ारे होंगे, या 6-7 तो गुज़ारे होंगे, क्योंकि इमरान खान उनको अपना दुश्मन समझते थे। इमरान खान महमूद खान अचकज़ई का मज़ाक उड़ाते थे। ये महमूद खान अचकज़ई के आइडियाज़ में रत्ती भर फ़र्क नहीं आया। महमूद खान अचकज़ई आज से 10 साल पहले भी यही बातें कर रहे थे, आज से 15 साल पहले भी यही बातें कर रहे थे। इमरान खान और बातें कर रहे थे। इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम सब को पाकिस्तान की सियासत की तल्ख़ हकीकतों की समझ नहीं आई।
अब इमरान खान को आई है, उनके पीछे पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आई है, हम सब को आई है कि असल में पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर, उसके अंदर दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये कैसे पाकिस्तान का ढांचा जो है वो चल रहा है। तो अब इमरान खान कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, लेकिन ये महमूद खान, तो ये जब शुरू में लोग कहते हैं ना कि जर्नैल ही खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी फ़ौज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, खाली फ़ौज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सब का दिमागी खलल इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर हम इस वक्त पड़े में, हमें समझ नहीं आई पॉलिटिक्स की, हमें समझ नहीं आई आफ्टर प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री की। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि डिप्लोमेटिक पब्लिकेशन है, कहने में इंटरनेशनल है, 2 नंबर किस्म की, सेकंड टियर किस्म की इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, मेजर पब्लिकेशन नहीं है। बहर उसमें एक पाकिस्तानी ओरिजिन थिंक टैंकर हैं उज़ैर यूनुस साहब, जो अमेरिका में होते हैं, रिस्पेक्टेड हैं, अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे एक दफ़ा मिला था, अपेरेंटली तो वो हमेशा से तारीखी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े नाक़िद और क्रिटिकल रहे हैं। तमाम ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, इसमें ऐसा लगता है कि इसे कम से कम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि इसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इंटरनेशनल रिपोर्ट कह के जो है इसका तस्करा किया गया है, वहाँ इसका लिंक भी दिया गया है। ये कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है, ये डिप्लोमेट के अंदर उनका एक ओपिनियन पीस है, जो एक ज़ाती पर्सन का एनालिसिस होता है। ये कोई एडिटोरियल चीज़ नहीं है, ये कोई डिप्लोमेट का अपनी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। बहरहाल इसका उन्वान है यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज रीथिंकिंग इंडिया पाकिस्तान डायनामिक, और इसमें लंबा चौड़ा आर्टिकल है। ये कहता है कि वाशिंगटन ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से, 2 दहाइयों से साउथ एशिया को इंडियन लेंस से देखा और हिंदुस्तान को प्रायोरिटाइज़ किया, पाकिस्तान को इग्नोर किया। उन्होंने समझा कि हमारी तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो हिंदुस्तान के थ्रू होगी, कंटेनिंग चाइना। लेकिन अब उसमें फ़र्क पड़ गया है, देयर इज़ अ शिफ्ट। मैं मानता हूँ शिफ्ट तो है, शिफ्ट नज़र भी आती है। जब मैंने प्रोफेसर स्टीव हैंकी के साथ डिस्कशन की थी, तो उन्होंने उसके दरम्यान में एक जुमला बोला था जिस पे हम बिल्ड अपॉन नहीं कर सके थे। जब उन्होंने ये कहा था कि ही सीज़ अ पिवट, अ चेंज ऑफ पिवट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक। लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने भी उस वक्त उसको नहीं, मैंने बिल्ड अपॉन किया, मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। लेकिन तो पिवट एक चेंज तो है, ठीक। लेकिन ये कहते हैं कि ये चेंज है, उज़ैर यूनुस साहब का एनालिसिस ये है उनकी ऑपरेट में, कि चेंज का ताल्लुक लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत से है, टेरस से है, ट्रेड से है, लेकिन ये मामला नहीं है। ये मामला जो है कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें एक तब्दीली आ गई है, और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर वो इसमें ये भी जिक्र करते हैं, जो बड़ी मनपसंद बात है पाकिस्तान की फ़ौजी जर्नैलों की, कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो एफिशिएंसी दिखाई है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 4 दिन की जंग में, उसके नतीजे में अमेरिका के अंदर ये थिंकिंग है कि पाकिस्तानी मिलिट्री मशीन इंडिया से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव मशीन है। दिस इज़ सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ डिस्कशन। और उन्होंने अच्छा थोड़ा-सा उन्होंने, लेकिन ये किस चीज़ के लिए हो रही है? ये अमेरिका की जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इतनी बड़ी तब्दीली अगर आ गई है तो किस वजह से आई है? इसका उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया। एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने ज़रूर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड सो ऑन, उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, अब मैं भी ज़ाहिर है इस चीज़ को बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, जिनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ताल्लुक़ है, या काम कर चुके हैं, या कांग्रेस के मामलात को देखते हैं, या अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखते हैं, और जो अननेम्ड हैं, जिनसे पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं, उनसे जो मैंने बातचीत की है, उसमें वो ये कहते हैं कि येस, देयर इज़ अ चेंज इन द यूएस थिंकिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान, लेकिन ये प्रिंसिपली इंडिया सेंट्रिक नहीं है। इसका ताल्लुक वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट से है। इसका ताल्लुक ये है कि सेंटकॉम और सीआईए और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्हें मशरक़ वस्ता को रीऑर्डर करना है, और इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में एक इत्तेहाद पैदा करना है, जो पॉलिटिकल भी होगा, जो इकोनॉमिक भी होगा, जो ट्रेड का भी होगा। उस इत्तेहाद से अगर ईरान में रजीम चेंज ना हो सके तो ईरान उसके बाहर रह जाएगा, बाकी अक्सर मुस्लिम ममालिक उसका हिस्सा बन जाएंगे, अरब ममालिक और इजराइल हिस्सा बन जाएंगे, और यूं जो स्पेस मिलती है चीन को या रशिया को मशरिक़ वस्ता में, उसको सक कर लिया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और पाकिस्तान को इस नए अलायंस के अंदर एक हलीफ, एक एलाय और एक वैल्यूबल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली सेंटकॉम की एक किस्म की थिंकिंग है। अब मज़े की बात यह है कि सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो अल्टीमेटली, और ये जब ये सब कुछ हो जाएगा तो अमेरिका में इतनी स्पेस होगी, उसके पास इतनी उसकी रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे कि वो चीन को कंटेन करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे सकेगा।
लेकिन दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान ने इस अलायंस का हिस्सा बनना है तो आप देखेंगे गुज़िश्ता 48 घंटे के पाकिस्तानी अखबार जो हैं उनमें 3-3 4-4 हेडलाइंस लगी हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उधर जाके माथा लगाया, उधर जाके हाथ में लाया और उन्होंने चीन से फलां बात की और शी जिनपिंग और उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया है और फलां से कि हम अब सीपेक 2 जो है वो शुरू कर रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये जो 4 दिन की जंग है जिसके ऊपर उज़ैर यूनुस साहब कैपिटलाइज़ कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बदल गई है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव मिलिट्री मशीन है। इसके अंदर पाकिस्तान ने चाइनीज़ वेपन, चाइनीज़ सैटेलाइट, चाइनीज़ मिसाइल्स, PL-15 चाइनीज़ जहाज़ वगैरह इस्तेमाल किए हैं और सारी हर ज़राए इब्लाग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 80% रिलायंस जो है वो चाइनीज़ वेपन सिस्टम पे है। तो ये ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन किस तरह से होगी, ये बैलेंसिंग एक्ट जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम कर सकते हैं, ये कैसे आगे चलेगा? इतना मुझे वैसे ज़रूर पता है कि हम चूँकि ब्रिंक्समैनशिप के मास्टर हैं, हमारी बेसिक मोटो ये है मैन ऑन द हॉर्सबैक का कि कर गुज़रो, उसके बाद देखी जाएगी कि क्या होगा, वो देख लेंगे कि क्या होगा। तो बहादुर लोग हैं हम। 1947-48 में हम कश्मीर में घुस गए, बड़ी बहादुरी हमने दिखाई सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। 65 में हमने बड़ी बहादुरी दिखाई, कारगिल में हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचरिज़्म की। 1970-71 में हमने ऑपरेशन सर्चलाइट कर दिया, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने। तो अभी भी पता नहीं हम कोई इसी किस्म की चीज़ करेंगे। बाकी भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी तफसीलात पे मैं नहीं जाता। लेकिन ये डिप्लोमेट में जो कुछ उज़ैर यूनुस साहब ने कहा है, इसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि रैशनल सब्सटेंटिव सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस करूँ उन एक्चुअल एक्सपर्ट से जो साउथ एशिया के मामलात को गुज़िश्ता 30-40 बरस से बहुत एहतियात से देख रहे हैं। बहुत जल्दी मैं ऐसी डिस्कशंस आपके सामने लेकर आऊँगा इंग्लिश चैनल के ऊपर। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।